नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के शास्त्री पार्क में हुए एक हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इस हत्याकांड को उत्तरी पूर्वी दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए अंजाम दिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि वसीम हाशिम बाबा के खिलाफ लगातार बोल रहा था, इसलिए हत्या की गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर बताया था कि आपसी रंजिश के चलते ये हत्या हुई है। बता दें कि गैंगस्टर हाशिम बाबा तिहाड़ जेल में है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हुई हत्या के मामले को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया था। पुलिस ने इस सनसनीखेज मर्डर केस में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। वहीं वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल 30 और 31 दिसंबर के दरमियानी रात शास्त्री पार्क स्थित जेपीसी अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी कि चाकू लगने से घायल एक शख्स को अस्पताल लाया गया है, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 33 साल के वसीम के तौर पर हुई, जो बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क का रहने वाला था। वहीं नए साल की शुरुआत में भी दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है। 2 जनवरी को घने कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह से विजिबिलिटी प्रभावित है, बादल छाए रहेंगे और धूप निकलने की संभावना भी बेहद कम है। वहीं अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि प्रदूषण का भी कहर थोड़ा कम हुआ है। कई हिस्सों में AQI 200 से 300 के बीच पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में दिल्ली NCR का मौसम साफ रहा। 1 जनवरी को आईएमडी ने बारिश और कोल्ड डे का पूर्वानुमान जारी किया था, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद हल्की धूप निकलने से मौसम सुहावना हो गया था। 31 दिसंबर की तुलना में ठंड कम महसूस की गई और दिन भर तापमान संतुलित रहा, तो आईएमडी की ओर से बारिश की संभावना जताई गई थी। हालांकि दिल्ली NCR के कुछ सीमित इलाकों में बेहद हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। अधिकांश क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई, जिससे ठंड का असर सीमित रहा। हवाओं की गति भी कम रही, जिससे तापमान में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। वहीं आईएमडी ने 2 जनवरी को लेकर स्पष्ट चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की पूरी आशंका है। दिन भर 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी और आसमान में बादल बने रहेंगे। तो आईएमडी ने यह भी बताया कि 2 जनवरी को धूप निकलने की संभावना बेहद कम है, जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है। फिलहाल ऑरेंज अलर्ट केवल 2 जनवरी के लिए ही जारी किया गया है। इसके बाद के दिनों में किसी नए अलर्ट की घोषणा नहीं की गई है। वहीं नोएडा में AQI 221, गाजियाबाद में AQI 236, गुरुग्राम में AQI 212, जबकि ग्रेटर नोएडा में AQI 226 रहा। लोगों को भारी प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। आईएमडी ने 7 जनवरी तक का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक गिरने की संभावना है। वहीं शीतलहर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और हवाओं की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बनी रहेगी। 3 से 7 जनवरी के बीच किसी भी ऑरेंज या येलो अलर्ट की चेतावनी जारी नहीं की गई है। और आपको बता दें कि फिलहाल अलर्ट सिर्फ 2 जनवरी तक ही सीमित बताया जा रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, दिल्ली NCR की बात करें तो AQI थोड़ा कम यहाँ पर हुआ है। 300 तक कई इलाकों का AQI पहुँच गया है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत प्रदूषण से मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ठंड लगातार जारी है। और आज यानी कि 2 तारीख को लेकर आईएमडी की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए साहिल, कहीं ना कहीं बात की जाए दिल्ली की और नोएडा की NCR की, तो आज थोड़ा राहत है। कोहरे से लोगों को, जो यात्री हैं, उनको थोड़ी राहत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार बढ़ा हुआ है। जो हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही है, वो काफी तेज हवा चल रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली आज गुरुवार को लगभग देश में सबसे प्रदूषित शहर रहा है। वहीं नोएडा की बात की जाए, नोएडा में लगभग 367, ग्रेटर नोएडा में 352 और गाजियाबाद में 356 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद का इलाका इंदिरापुरम है, ग्रेटर नोएडा का इलाका नॉलेज पार्क है, वही नोएडा का इलाका जो कि 62 और 63 है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि प्रदूषण है वो लगातार बढ़ा हुआ है और जो शीत लहर चल रही है वो काफी ठंडी हवा चल रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी साहिल। अरबाज, वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि नए साल की शुरुआत में ही मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अनुमान जताया गया था, लेकिन देखने को ये मिला कि 1 तारीख को हल्की और मध्यम बारिश कुछ इलाकों में हुई, लेकिन जिस तरीके की बारिश की उम्मीद जताई जा रही थी वैसी बारिश देखने को नहीं मिली। वहीं 12 बजे के बाद धूप भी निकल गई, जिससे तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई और मौसम सुहावना सा हो गया था। लेकिन 2 तारीख को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अभी फिलहाल
2 ही तारीख के लिए ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन आगे की क्या स्थिति रहने वाली है इसको लेकर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने कि 1 तारीख को हल्के फुल्की बूंदाबांदी कई जगहों पर हुई थी। कहीं पर जिस तरीके से ठंडा मौसम था, जो कोहरा था वो एक तरीके से भाप की तरह थोड़ी बूंदाबांदी कर रहा था। पेड़ों पर भी देखने को मिला था, सड़कों पर भी देखने को मिला था। वही बात की जाए 2 तारीख की, तो 2 तारीख में आज कोहरा नहीं है। और मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने 2 और 3 को बारिश का अनुमान बताया था कि बारिश 2 या 3 तारीख को बारिश होगी। तो वहीं मौसम विभाग ने कहा था कि अगर जिस तरीके से मौसम पर निगाह बनी हुई है, हम आपको लगातार इस चीज की जानकारी देते रहेंगे। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है शाम तक या कल 3 तारीख को बारिश हो जाए। बिल्कुल। और अरबाज, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है उसका महत्वपूर्ण योगदान है प्रदूषण को कम करने को लेकर। अगर मौसम बारिश का अनुमान जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जताया गया था, उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा कि प्रदूषण की स्थिति में बेहतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल अभी उस तरीके की बारिश यहाँ पर दर्ज नहीं की गई है। इसलिए प्रदूषण की स्थिति जो है वो अभी भी कई जगहों पर गंभीर बनी हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर AQI में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद अभी स्थितियाँ काफ़ी गंभीर है प्रदूषण को लेकर। तो ग्रैप 3 अभी भी लागू है या फिर कोई इसी तरह की कोई रियायत यहाँ पर दी गई है? बिल्कुल, देखिए बैठकें चल रही हैं लगातार प्रदूषण के लिए। वही बात की जाए वायु की गति, जो साहिल वायु की जो गति धीमी होने के कारण जो धुंध का कारण है वो वायु पिछले प्रदूषण कुछ दिनों से बेहद खराब चढ़े में इसलिए बरकरार है क्योंकि जो हवा है उसकी गति बहुत धीमी है। और लगातार जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो लगातार जुर्माने लगाता आ रहा है। इस मौसम में उसने लगभग 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुका है। प्रदूषण पर लगातार लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं रहा। कुछ परसेंटेज दर कुछ कम हो जाता है, लेकिन लगातार प्रदूषण अभी भी बना हुआ है, जिससे मरीजों की संख्या भी लगातार बनी हुई है और खासा परेशानियों का सामना एक आम आदमी को करना पड़ता है। नजला, जुकाम, खांसी और सीने में प्रॉब्लम और सांस का प्रॉब्लम और अस्थमा की प्रॉब्लम, ये चीजें प्रदूषण बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। इससे जो नोएडा के अस्पताल है, ग्रेटर नोएडा के अस्पताल है, वो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अरबाज, और कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों पर खासा प्रभाव इस प्रदूषण का पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अपील भी की जा रही है कि बच्चे और बुजुर्ग फिलहाल जितना हो सके उतना घरों में ही समय व्यतीत करें। इस जहरीली हवा में सांस लेना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक यहाँ पर बताया जा रहा है, और सांस संबंधी जो बीमारियाँ हैं उनका खतरा भी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। बिल्कुल, देखिए जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको सलाह दी जा रही थी कि आप घर से बाहर न निकले, मास्क लगाकर निकले, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे सुबह के टाइम सैर करते हैं, पार्क में जाते हैं, घूमते हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पार्क भी अब खाली पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं, कोई भी लोग। लेकिन हाँ, सड़कों पर भीड़ है वो लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग काम करने जाते हैं वो लगातार काम पर जा रहे हैं और प्रदूषण से प्रभावित है। लेकिन फिर भी उनको काम पर जाना है, क्योंकि साहिल उनको अपने बीवी बच्चे का पेट पालना है। कहीं ना कहीं उनको भी लगातार डेली रोजाना जाना पड़ रहा है, इस प्रदूषण की हवा में सांस लेना पड़ रहा है। और आपको बता दूं, ये ऐसी जहरीली हवा है कि हम अगर इसमें 3 मिनट सांस ले ले तो गंभीर मामला हमारा हो सकता है। जी साहिल। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में अभी भी प्रदूषण की जो स्थिति है वो गंभीर है। हालांकि कई जगहों पर AQI में थोड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा राहत मिलती हुई प्रदूषण से नज़र नहीं आ रही है। वहीं आज यानी कि 2 तारीख को लेकर भी IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, और दिल्ली NCR में फ़िलहाल विजिबिलिटी काफ़ी कम देखी जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में कड़ाके की ठंड और लगातार चल रही शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए। भीषण ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को देखते हुए जिले के सभी विद्यालयों में आज अवकाश घोषित किया गया है। इस आदेश के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा CBSE बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस संबंध में
आधिकारिक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि मौसम की स्थिति सामान्य होने तक छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। तो बेसिक शिक्षा परिषद ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया है। मुजफ्फरनगर में आज सभी विद्यालय बंद रहने वाले हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के अनुसार अब स्कूल बंद रहेंगे, माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। तो ये बड़ा फैसला बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर लिया गया है। लगातार प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है, ठंड का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है, आवागमन खासा प्रभावित हो रहा है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर असर ना पड़े, तो बेसिक शिक्षा परिषद ने बड़ा फैसला लेते हुए माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों को आज बंद रखने का आदेश जारी किया है। तो आज सभी विद्यालय बंद रहेंगे। मुजफ्फरनगर में ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है, आज सभी विद्यालय बंद रहने वाले हैं। देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी के निर्देश पर बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीआईओ द्वारा एक फैसला लिया गया है, जिसमें उन्होंने आज की छुट्टी का अवकाश रखा है। वहीं इससे पहले भी मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी द्वारा 26 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का बच्चों की छुट्टी का आदेश जारी कर रखा था। वहीं उसके बाद बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा कल फिर एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हुए उनका अवकाश घोषित किया गया है। जी कुलदीप, जिस तरीके से लगातार मौसम की स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनज़र हम देख रहे हैं कि कई बार स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों की जो शिक्षा है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता हुआ अब दिखने लगा है, क्योंकि लगातार अवकाश यहाँ पर घोषित किए जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है और बच्चे ठीक ढंग से पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं घर पर। देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे। वही जिसके चलते मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी द्वारा बढ़ती ठंड, बढ़ते कोहरे को देखते हुए मीटिंग का फैसला लिया गया है और आज का अवकाश घोषित किया गया है। वही मौसम विभाग द्वारा आने वाले एक सप्ताह के अंदर ठंड, बरसात और जो घने कोहरे की मार है उसको आदेश अलर्ट जारी कर रखा है, जिसके चलते बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आज पूरे मुजफ्फरनगर जिले के जितने भी माध्यमिक, प्राथमिक के साथ प्राइवेट विद्यालय है, सभी का कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों की छुट्टी का अवकाश घोषित किया है। जी बिल्कुल कुलदीप, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि प्रदूषण के मद्देनज़र एक के बाद एक बड़े फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। लगातार स्थितियाँ जो है वो पूरे मुजफ्फरनगर की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पर गंभीर ही दिखाई पड़ रही हैं। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है, जिससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है और ऐसे में कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इस लिहाज से ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लगभग 10 से 5 या 10 मीटर के करीब रह गई थी। उसके साथ साथ आसमान में घटा भी है और घनी ठंड भी पड़ रही है, जिसके चलते जो जिलाधिकारी है उनके निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। वही जो ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य की मद्देनजर देखे तो मुजफ्फरनगर जो सीएमओ है उनके निर्देश पर जो सभी तहसीलों में सीएचसी है, पीएचसी है, वहां पर जो बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वह बिल्कुल दुरुस्त मोड पर है। और अगर कोई बुजुर्ग या बच्चा कोई भी घनी ठंड के कारण बीमार पड़ता है तो उसके लिए उपचार तुरंत जारी है। जी चलिए कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुजफ्फरनगर में माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालय बंद रहने वाले हैं। को बता दें कि बड़ा फैसला यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र लिया गया है। वहीं दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से आवारा कुत्तों की गिनती कराए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों को पूरी तरह भ्रामक, गलत और फर्जी बताया। निदेशालय ने साफ कहा है कि इस तरह का कोई भी आदेश कभी जारी नहीं किया गया।
को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली पुलिस से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। सिविल लाइंस थाने में दी गई शिकायत में उन सोशल मीडिया हैंडलर्स की सूची भी पुलिस को सौंपी गई है जिनके जरिए ये झूठी जानकारी फैलाई जा रही थी। निदेशालय ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की निदेशक वेदिता रेड्डी ने इस पूरे मामले पर स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि शिक्षकों से आवारा कुत्तों की गिनती कराने को लेकर विभाग की ओर से कभी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह आम राजनीतिक आलोचना नहीं है बल्कि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की छवि को नुकसान पहुंचाने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। निदेशक ने यह भी साफ किया कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी और भ्रामक सूचनाओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि इस तरह की अफवाहें न केवल शिक्षकों का मनोबल गिराती हैं बल्कि आम जनता को भी भ्रमित करती हैं। विभाग का कहना है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक पहले से ही पढ़ाई, बच्चों की देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने जैसे अहम कामों में लगे हैं। उन्हें इस तरह की झूठी खबरों से जोड़ना पूरी तरह गलत है। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में सोशल मीडिया के जरिए फर्जी खबरें फैलाने के कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार और उसके विभिन्न विभाग समय समय पर ऐसी अफवाहों का खंडन करते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सत्यापन के खबरें साझा करना समाज में गलत संदेश फैलाता है और प्रशासनिक कामकाज पर भी असर डालता है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें। साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि शिक्षा से जुड़े मामलों में भ्रम फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 और IT एक्ट 2000 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है ताकि भविष्य में इस तरह की फर्जी खबरों पर रोक लगाई जा सके। We are addressing the media to place the facts on record, to clear the confusion created by false and misleading information related to government school teachers. A narrative has been circulated on social media and amplified, claiming that government school teachers in Delhi were directed to count stray dogs. It is categorically stated that this claim is completely false, fabricated and baseless. No such order, instruction, circular or policy decision has ever been issued by the Directorate of Education requiring teachers to count dogs. The Directorate of Education also issued an official press release on the 30th of December 2025. The press release also categorically stated and denied the false claims. Despite this denial, this misinformation was deliberately repeated and amplified. Teachers are engaged only for academic responsibilities. The false narrative is completely mischievous and directly harms the teacher's morale and dignity. This has created confusion and panic among teachers and school staff, misled the parents and the public at large. And this has also attempted to damage the credibility of the education department. In fact, some persons on social media have been seen to be impersonating as teachers and counting dogs, which is completely mischievous. We are addressing the media. नए साल की शुरुआत पर दिल्ली में आस्था और भक्ति का खास नजारा देखने को मिला। नए साल की सुबह सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान और देवी मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। दिल्ली NCR के साथ साथ बाहर से आए लोग भी नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं और मंदिरों के परिसर में सुबह सुबह श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर संचालकों ने भी खास इंतजाम किए हुए हैं ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ देखी गई। मंदिर के दोनों ओर करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई नजर आई। श्रद्धालु सुबह 4 से 4:30 बजे से ही अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों के चेहरे पर श्रद्धा और विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कोई गुलाब का फूल लेकर आया था तो कोई बजरंग बली के लिए अपनी डायरी में लिखी मन्नतें लेकर। इसके अलावा यमुना जी मरघट स्थित हनुमान मंदिर में भी हर साल की तरह इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में सुबह से ही जय बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहे। भीड़ इतनी थी कि मंदिर परिसर के बाहर सड़क पर श्रद्धालुओं की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। वहीं करोल बाग स्थित झंडेवालान देवी मंदिर में नए साल पर सबसे ज़्यादा भीड़ वाले मंदिरों में शामिल रहा। 31 दिसंबर की रात से ही यहाँ श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। मंगला आरती के समय पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया और सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के खास इंतजाम किए गए। तो श्रद्धालुओं का कहना है कि नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से करने से पूरे साल सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। प्रशासन की ओर से भी मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी की गई।
वहीं मेरठ में कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। इस बार मामला एक शादीशुदा महिला इरम को लेकर सामने आया है, जिसे शादाब ने अपनी वीडियो और कंटेंट में एक्ट्रेस के रूप में शामिल किया। आरोप है कि इरम की एक्टिंग के चलते वो अपने पति खुर्शीद और बच्चों से दूर रहने लगी है और अक्सर शहर से बाहर रहने लगी है। तो खुर्शीद, जो पेशे से टायर रिपेयर का काम करता है, ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी एक्टिंग के बहाने घर से दूर रहने लगी है और शादाब के साथ अलग अलग शहरों में घूम रही है। खुर्शीद ने आरोप लगाया है कि जब उसने इस रिश्ते और गतिविधियों का विरोध किया तो शादाब जकाती और इरम की ओर से उसे जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं इरम का कहना है कि वो बच्चों के पालन पोषण के लिए एक्टिंग कर रही है और इस काम के लिए उस पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया है। इरम ने अपने पति खुर्शीद पर मारपीट करने और तलाक देने के आरोप भी लगाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शादाब जकाती और उनकी को एक्ट्रेस इरम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर अब प्रशासन और संबंधित विभागों की नजर बनी हुई है। वहीं गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में एयरफोर्स से रिटायर्ड एक कर्मचारी की हत्या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के अपने बेटों ने रची थी। बताया गया कि पिता घर बेचने की तैयारी कर रहे थे, जिससे नाराज होकर बेटों ने उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने पड़ोसी अरविंद को 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। जांच में यह भी सामने आया कि अरविंद ने अपने जीजा नवीन के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी नवीन उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है। ये मामला न सिर्फ पारिवारिक लालच को उजागर करता है, बल्कि रिश्तों के टूटते भरोसे और अपराध की भयावह सच्चाई को भी सामने लाता है। को थाना लोनी के अशोक विहार क्षेत्र में योगेश कुमार, जो रिटायर्ड एयरफोर्स हैं, उनके हत्या के संबंध में उनके पुत्र द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिस आधार पर थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं इस घटना के सफल अनावरण हेतु तब से प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में कल दिनांक 31/12/25 को एक अभियुक्त अरविंद, जो कि मृतक का पड़ोसी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ पर उसने बताया कि वह इनके दोनों बेटों से मिलकर जो इस साजिश की गई और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने बहनोई को साथ में लिया और दिनांक 26/12/25 को एक हीरो एक्सट्रीम बाइक पर उसने हाईवे के किनारे इस घटना को अंजाम दिया था। और भी पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक के बड़े बेटे के साथ नाई की दुकान पर इस घटना को अंजाम देने की साजिश हुई थी और दूसरे छोटे बेटे गुड्डू के साथ इस घटना को अंजाम देने के लिए मृतक की छत पर ही साजिश की गई थी। उसकी वजह जो यह निकल के आई है कि मृतक से उनके दोनों बेटे और घर वाले परेशान थे। मृतक अपने बेटों से और परिवार से घर को खाली करवाना चाहता था और इस वजह से आपस में हमेशा कसीदगी बनी रहती थी, जिसकी बात पड़ोसी अरविंद से उनके बेटे परिवार वालों ने साझा की थी। उसके बाद से ही यह योजना बनी थी, जिसके लिए 5 लाख रुपए की लालच अरविंद को दी गई थी और फिर उसके बाद उसने इस घटना में अपने बहनोई नवीन को भी शामिल किया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।